Okay, so we are done with the chapter PED, and we had done one question as a practice question that was of train company, if you guys remember. Today we would be doing one more question, right, of PED, and that question would be analyze analyze using price elasticity of demand. It would be appreciated if you guys do this question with me. आप मेरे साथ साथ कर लें because I guess this class would take 1 hour, 1 hour 15 minutes, but we would write the whole question today. हम लोग पूरा question write down कर रहे होंगे तो it's appreciated if you do the work with me. So no issue here. Analyze using price elasticity of demand. Analyze using price elasticity of demand. How a chocolate manufacturer how a chocolate manufacturer will use the information will use the information and following values to maximize his total revenue. To maximize his total revenue. 8 mark. Okay. Okay. So your question is analyze using price elasticity of demand how a chocolate manufacturer will use the information of PED will use the information of PED and following values to maximize its total revenue. Number one is white chocolate. White chocolate has a PED of minus 0.8. Number two is dark chocolate. Dark chocolate has a PED of minus 2. Okay, number three is vanilla. Chocolates के different flavor है. Okay, और vanilla has a PED of minus 1. Okay, so your question is analyze using price elasticity of demand how a chocolate manufacturer will use the information of PED and the following values to maximize its total revenue. 8 mark. So if you guys remember, I have told you guys before as well, what is the distribution of an 8 marker question? What is the distribution of a 8 marker question? You guys remember? Knowledge has 3 marks. There are 3 marks for analysis and there are 2 marks for evaluation, right? 8 मार्कर क्वेश्चन 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क नॉलेज, 3 मार्क एनालिसिस, 2 मार्क इवेल्युएशन, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अगर नॉलेज का मार्क चाहिए तो मैं डेफिनेशन किन किन चीजों की दे सकता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा एनालाइज यूजिंग पीईडी, मुझे फौरन से एक बात याद आई कि मैं सबसे पहले डेफिनेशन दे सकता हूँ डिफाइन पीईडी, और अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा पीईडी प्लस फॉर्मूला। फिर मैंने पढ़ा एक्सप्लेन हाउ अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर विल यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ पीईडी एंड फॉलोइंग वैल्यूज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ, मैं एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ किसकी, टोटल रेवेन्यू की, राइट। ठीक है, मैं एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ किसकी, टोटल रेवेन्यू की, नॉलेज का मार्क गेन करने के लिए। और फिर इधर वैल्यू लिखी है, व्हाइट चॉकलेट -0.8, डार्क चॉकलेट -2, वेनिला -1। सर और कोई डेफिनेशन आ सकती है? हाँ आ सकती है। इफ यू गाइज रिमेंबर दैट रूल, मैंने आपको एक रूल बताया था कि पीईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। मैंने आपको एक रूल बताया था कि पीईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा और हमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होता है। डू यू गाइज रिमेंबर दिस रूल? पीईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा और हमें हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो अगर मैं आंसर है -0.8, अगर मैं 0 माइनस को इग्नोर करूं तो आंसर बच जाएगा 0.8। और 0.8 क्या होगा?
व्हाइट चॉकलेट की डिमांड कौन सी होगी, मुझे चैट बॉक्स में जवाब देना। अगर डार्क चॉकलेट का आंसर -2 है और अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं तो डार्क चॉकलेट की डिमांड कौन सी है? वेनिला का पीईडी है -1, अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं तो वेनिला इज 1। तो कौन कौन सी डिमांड है मुझे बताओ जरा। व्हाइट चॉकलेट -0.8 है, तो माइनस को इग्नोर करूंगा तो आंसर 0.8 है। 0.8 क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 ना। तो डिमांड कौन सी है, इनइलास्टिक। तो मैं और क्या डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा इनइलास्टिक प्लस इलास्टिक और प्लस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैं तीन इलास्टिसिटी भी डिफाइन करूंगा, कौन कौन सी, इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सर ज्यादा नहीं समझाना है, दो दो लाइन का। जैसे कि इन इलास्टिक में सब्सटीट्यूट कम है, इन इलास्टिक में प्रोडक्ट नेसेसिटी है, इन इलास्टिक में स्विच होने के चांसेस कम है, इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, इलास्टिक में प्रोडक्ट लग्जरी है, स्विच होने के चांस ज्यादा है। यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है, जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से क्वांटिटी कम होगी, टोटल रेवेन्यू पे नो इफेक्ट बस। तो ये अब जब जिस बच्चे ने पीईडी फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज इन इलास्टिक, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक बता दिया तो उसको नॉलेज के 3 मार्क मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इधर ट्रेन कंपनी लिखा हो, इधर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर लिखा हो, इधर मोबाइल प्रोड्यूसर लिखा हुआ हो, इधर फोन मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, सारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक प्रोड्यूसर पीईडी की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकता है। तो एक प्रोड्यूसर पीईडी की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और इलास्टिसिटी पता करेगा। तो इलास्टिसिटी वैसे तो दो होती है, कौन कौन सी, इलास्टिक और इन इलास्टिक। लेकिन यहाँ पे तो हम, उसने हमें वैल्यू दे दी है तो हम वैल्यू देख के पता कर लेंगे कौन सी इलास्टिसिटी है, राइट। यहाँ पर हम लोग वैल्यू देख के पता करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर वैल्यू देख के पता कर लेंगे, राइट। तो अब हम इसको बताएंगे एनालिसिस के लिए, अब हम लोग इसको बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं इसको बताऊंगा यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। मैं क्या बताऊंगा, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। तो मुझे जरा एक बात बताओ, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर का एम क्या है, टोटल रेवेन्यू को यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट। क्वेश्चन ने भी बोला हुआ है और हमें पता भी है कि एक प्रोड्यूसर का एम होता है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, ऐसा ही है। तो सर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर पीईडी की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकता है। चॉकलेट मैन्युफैक्चरर पीईडी की इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या आइडेंटिफाई करेगा, इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा। और इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा। क्या करेगा सर, इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा ताकि वो अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सके। क्या कर सके, मैक्सिमाइज। जैसे कि जैसे कि प्रोड्यूसर ने पता कर लिया, जैसे कि प्रोड्यूसर ने पता कर लिया कि व्हाइट चॉकलेट है ना, व्हाइट चॉकलेट का आंसर क्या है, व्हाइट चॉकलेट है -0.8। तो अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूँ तो मुझे पता चला कि यार व्हाइट चॉकलेट का जो है ना वो पीईडी है <<1, 0.8 <<1 है ना। तो मुझे ये बात पता चली कि व्हाइट चॉकलेट में पीईडी <<1 है, डिमांड कौन सी है, इनइलास्टिक। और मुझे फिर दिमाग में याद आया कि इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं। तो अगर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को, अब ये आप लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे, अगर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को व्हाइट चॉकलेट के थ्रू रेवेन्यू को बढ़ाना है तो वो क्या करे, व्हाइट चॉकलेट की प्राइस को बढ़ाए या कम करे, ये आप लोग सोच के बताएं। अच्छा, डार्क डार्क चॉकलेट की वैल्यू है -2, तो अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूँ, अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूँ तो आंसर रह जाएगा >1। अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूँ तो आंसर >1 होगा। तो >1 का मतलब है कि डिमांड कौन सी है, >1 का मतलब है डिमांड इलास्टिक है और इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। तो डार्क चॉकलेट के केस में प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, ये बताओ। अच्छा, वेनिला का आंसर क्या है, वेनिला का आंसर है -1। तो अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूं, अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूं तो आंसर रह जाएगा 1। और 1 कौन सी इलास्टिसिटी होती है, अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, सो 1 रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में तो रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, राइट। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, ऐसा ही है। टोटल रेवेन्यू इज अनचेंज, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में वो कुछ भी नहीं कर सकता।
ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में टोटल रेवेन्यू अनचेंज होगा। सही है। व्हाइट चॉकलेट की डिमांड इनइलास्टिक है, व्हाइट चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट कम है, तो व्हाइट चॉकलेट के केस में प्राइस को बढ़ा दें, हायर प्राइस चार्ज करेंगे। और डार्क चॉकलेट के केस के अंदर डार्क चॉकलेट के केस के अंदर प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, राइट। सर व्हाइट चॉकलेट के केस के अंदर प्राइस को बढ़ा देंगे। सर डार्क चॉकलेट के केस के अंदर प्राइस को कम कर देंगे, ऐसा ही है। सर डार्क चॉकलेट के केस के अंदर प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, सही लिखा है मैंने, ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, नॉलेज के पार्ट, एनालिसिस के पार्ट में ही काउंट होगी और नॉलेज में भी काउंट हो जाएगी। मुझे इसको एक और चीज बतानी होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन अंडर पीईडी, जो मैंने आपको बता दिया था सवाल में कि नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर करना होता है। तो आपको इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस भी क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन आपको ये भी बताना पड़ेगा इसको, राइट। अच्छा सर, कोई चीज मिसिंग है, मुझे याद दिलाओगे? ये तो मैंने बता दिया, व्हाइट चॉकलेट में क्या करूं, डार्क चॉकलेट में क्या करूं, वेनिला में क्या करूं प्राइस के साथ, लेकिन कोई चीज जिसके बगैर इकोनॉमिक्स इनकम्प्लीट है वो तो बताओ। सर इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा? सर इसके साथ साथ मैं डायग्राम बनाऊंगा, राइट। अच्छा, अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखो, हमें डायग्राम बनानी होगी तीन, दो भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वेनिला के केस में तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक की, रेवेन्यू चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे तीन डायग्राम बनानी है, हम तीन ही डायग्राम बनाएंगे, हम डायग्राम बनाएंगे और उनके साथ साथ हम टोटल रेवेन्यू का एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का एरिया हम लोग मार्क करेंगे, राइट। जिस बच्चे ने टोटल रेवेन्यू का एरिया मार्क नहीं करा ना, उसकी डायग्राम इनकम्प्लीट काउंट होगी। क्यों? क्योंकि सवाल ने कह दिया है कि प्रोड्यूसर इन वैल्यू को कैसे यूज कर सकता है अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हमने थ्योरी के थ्रू तो बता दिया कि टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन हमें वो एरिया को शो भी तो करना होगा ना, कि यार टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये एरिया है इतने से बढ़ रहा है, राइट। इज इट राइट गाइस, क्लियर? ऐसा ही है, ठीक लिखा है मैंने। ओके, अब सवाल ये है कि मुझे कंक्लूजन लिखनी है। अब मैं कंक्लूजन के 2 मार्क कैसे लिखूंगा? यहां तक तो मुझे एनालिसिस के मार्क्स मिल गए, अब मैं कंक्लूजन के मार्क कैसे लिखूंगा? कंक्लूजन के मार्क कैसे लूंगा? यहां तक मुझे 6 मार्क मिल गए एनालिसिस के, अब मुझे कंक्लूजन का मार्क पिक करना है, राइट। बताएं मैं कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं कंक्लूजन के अंदर लिख सकता हूँ, पहले तारीफ कर दूंगा, प्राइसेस आर इन कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कि भाई पीडी के थ्रू प्रोड्यूसर अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकता है, क्योंकि प्राइस प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, ऐसा ही है। प्राइसेस प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, लेकिन एक मसला है हाउएवर इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक मसला है कि एक तो इलास्टिसिटी क्या करती है, इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये तो इसने अपनी वैल्यू लिख के दी है कि डार्क चॉकलेट की डिमांड ये है, व्हाइट की ये है, वेनिला की ये है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। किसी के लिए क्या होगी, किसी के लिए क्या होगी, सही है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक लिखा है। ओके, सो इफ द मार्किंग स्कीम इज क्लियर, शुड वी स्टार्ट राइटिंग द होल आंसर? शुरू करें, आप लोगों ने कॉपी कर लिया यहाँ तक? जी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज पीईडी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखें आपका आज पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, आपका मेजोरिटी टॉपिक मेरे साथ अभी रिवाइज हो जाएगा। सर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो मैं इधर लिखूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness
Price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. Price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. और कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखो जी, बिल्कुल फॉर्मूला है। एंड दी फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज की साइन बनाई है, उसके बाद मैंने ट्राइंगल बनाया है, मैंने क्वांटिटी डिमांड को क्यूडी लिखा है। लेकिन सीआई में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है, याद रखना मेरी बात। सीआई के अंदर शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है, तो आपको आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। सीआई के अंदर शॉर्ट फॉर्म अलाउ बेटा नहीं है, तो आपको आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? Now what we will start, we will now define what is elastic, inelastic, unitary elastic, छोटा छोटा। Okay, so elastic demand, elastic demand is greater than one। जब भी आंसर ग्रेटर देन वन होगा, डिमांड इलास्टिक है, राइट? इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन वन, कॉमा इट हैज हाई रिस्पॉन्सिवनेस। Elastic demand is greater than one, comma it has high responsiveness, which means which means there are which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available. So consumers have more chances to switch. So consumers have more chances to switch if there are changes in prices and the product is luxury. And the product is luxury. जो आपका प्रोडक्ट है वो लग्जरी होगा, ठीक है? ये इलास्टिक की हो गई। सर इन इलास्टिक क्या है? व्हाट इज इन इलास्टिक? इन इलास्टिक में पीईडी लेस देन वन होगा, तो इधर लिखे ना, इन इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी, इन इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीईडी इज लेस देन वन, कॉमा it has low responsiveness, which means there are inelastic में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, ऐसा ही है। which means there are less substitutes available, which means there are less substitutes available. So consumers have less chances to switch. So consumers have less chances to switch if there are changes in prices, right? And the product is necessity. Okay, so we are done with what is elastic demand and what is inelastic demand. Elastic demand is greater than one. It has high responsiveness, which means there are more substitutes available.
Inelastic demand is less than 1. It has low responsiveness, which means there are less substitutes available. So consumer have less chances to switch if there are if there are if there are changes in prices and the product is necessity. Is it clear, guys? Okay, so let's go forward. Okay, now unitary elastic demand. Unitary elastic demand. Unitary elastic demand is less than 1, comma, it has equal responsiveness, comma, it has the equal responsiveness, which means, comma, it has equal responsiveness, which means percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. Percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded, right? Okay, so we are done with the knowledge part. हमने पीईडी डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला बता दिया, इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है, यूनिटरी इलास्टिक क्या है. ठीक है गाइस? ओके, so any issue till here? So we should start the other part. Any problem? ओके, तो लेट्स गो फॉरवर्ड. अब हमें सबसे पहले इसको ये समझाना होगा कि यार ये नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? अब इसको क्या बताएंगे? वी विल ऑलवेज इग्नोर. अब हम इसको बताएंगे, वी विल ऑलवेज इग्नोर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू 1. इज इक्वल्स टू 1. सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू 1, राइट? अब हम क्या लिखेंगे? वी विल ऑलवेज इग्नोर द नेगेटिव साइन while calculating PED. We will always ignore the negative sign while calculating PED, as that negative sign shows negative relationship, as that negative sign shows negative relationship between price and quantity demanded. Okay, ये आपने बता दिया कि नेगेटिव साइन को आपको हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट? After ignoring it, we will identify the elasticity. After ignoring it, we will identify the elasticity and will plan pricing strategy and will plan pricing strategy accordingly
in order to in order to maximize our total रेवेन्यू, राइट। ओके, ये हमने इसको बता दिया। नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है कि नेगेटिव साइन को हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। अब हम इसको बताएंगे, द यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, द यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू चॉकलेट मैन्युफैक्चरर is that he will identify elasticity, ठीक है, and will set prices accordingly। ठीक है, अब आप शुरू करो। देखते हैं, आओ जरा आंसर क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाइट चॉकलेट की वैल्यू क्या है? व्हाइट चॉकलेट है -0.8। तो व्हाइट चॉकलेट की डिमांड हुई इन इलास्टिक, ऐसा ही है, क्योंकि हमने तो उसको बता दिया कि भाई नेगेटिव को तो हमेशा इग्नोर करना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? अब देखना, अब असल चीज है सीखने वाली। अब असल चीजें सीखने वाली, हाँ, गौर से देखना प्लीज। इन केस ऑफ वाइट चॉकलेट, इन केस ऑफ वाइट चॉकलेट डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है। इन केस ऑफ वाइट चॉकलेट डिमांड इज इन इलास्टिक। सर कैसे? मैं ऊपर बता चुका हूँ ना डेफिनेशन में, इन इलास्टिक में आंसर लेस देन वन होगा। अगले पैराग्राफ में मैंने बताया कि आंसर हमेशा नेगेटिव है, उसको इग्नोर करना है, तो वो सही है। इन केस ऑफ वाइट चॉकलेट डिमांड इज इन इलास्टिक एज देर आर लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, as there are less substitutes available, so chocolate manufacturer will increase price by a larger percentage, so chocolate manufacturer will increase price by a larger percentage, प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएगा, डिमांड इनइलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट कम है, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, which will contract which will contract quantity demanded, which will contract quantity demanded by a smaller percentage, which will contract quantity demanded by a smaller percentage, thus increasing टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब मुझे तो एरिया याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, और जितना आप लोग पढ़ते रहोगे ना उतना आप लोग तेज होते रहोगे, तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। thus increasing total revenue from OPAQ to OP1 BQ1 as shown in diagram number 1। Okay, so white chocolate is clear to everyone, guys. Okay, now let's see about the dark chocolate. So dark chocolate is -2, right? डार्क चॉकलेट क्या है? डार्क चॉकलेट -2 है। तो यार नेगेटिव साइन को अगर इग्नोर करें तो आंसर 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो डार्क चॉकलेट की डिमांड कौन सी हुई? इलास्टिक हुई ना। तो अब क्या लिखूंगा? अब मैं क्या लिखूंगा बेटा? अब मैं लिखूंगा इन केस ऑफ डार्क चॉकलेट द डिमांड इज इलास्टिक एज देर आर द डिमांड इज इलास्टिक as there are more substitutes available, so चॉकलेट मैन्युफैक्चरर इस बार क्या करे भाई? चॉकलेट मैन्युफैक्चरर बढ़ाए कम करे प्राइस को? तो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर should reduce should reduce price
by a smaller percentage, so chocolate manufacturer should reduce price. So chocolate manufacturer should reduce price by a smaller percentage, which will extend quantity demanded, which will extend quantity demanded by a larger percentage, which will extend quantity demanded by a larger percentage, thus increasing total revenue, thus increasing total revenue फ्रॉम, देखो मुझे तो एरिया याद है। अब हम टोटल रेवेन्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ओ पी ए क्यू टू ओ पी वन बी क्यू वन। और क्या लिख देंगे, एज शोन इन डायग्राम नंबर टू, एज शोन इन डायग्राम नंबर टू। सो इज डार्क चॉकलेट क्लियर टू एवरीवन? अब जरा सोच के बताना, वेनिला रह गया, वेनिला का आंसर था -1, अगर आप देखें तो वेनिला का आंसर क्या है भाई, वेनिला का आंसर है -1। और -1 का माइनस को अगर इग्नोर कर दे तो आंसर 1 रह जाएगा। 1 मीन्स दैट दी डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, तो यूनिटरी इलास्टिक में तो रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बस हम ये लिख देंगे, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस के अंदर, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेनिला नाउ। ओके, लास्ट थिंग, फिर 3 डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ वेनिला, in case of vanilla the demand is unitary elastic, the demand is unitary elastic. So a decrease in price, vanilla was -1, ठीक है खतीजा, a decrease in price will extend, a decrease in price will extend quantity demanded by equal percentage, by equal percentage, thus having no change in total revenue, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 डायग्राम बनाऊंगा। तो यार मुझे आप जरा याद करा दो प्लीज, इलास्टिक में कौन सा कर्व होता है, इन इलास्टिक में कौन सा होता है, नाम बताओ मुझे प्लीज। सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे, देखिए इधर, सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे, ऐसा ही है। सर इलास्टिक में कौन सा कर्व होता है, इलास्टिक में फ्लैटर होता है, इन इलास्टिक में स्टीप होता है, राइट। सबसे पहले लेबलिंग कर लो, ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सर ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, राइट गाइस। सर अब मैं डिमांड, इलास्टिक में डिमांड कर फ्लैटर होता है, इन इलास्टिक में स्टीप होता है, वसील ऐसा ही है, सारा ऐसा ही है। इलास्टिक में डिमांड कर स्टीप बनाया, इन इलास्टिक में फ्लैटर बनाया है, इन इलास्टिक में स्टीप बनाया, देखें ये डिमांड कर फ्लैटर है और ये डिमांड कर स्टीप बना दिया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, आई एम यूजिंग एन ऑरेंज पेन। ये एक प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर फिट अचुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आई, मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, ये प्राइस पी हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गई, ठीक है। इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है तो आप प्राइस को थोड़े से कम करोगे, राइट। तो देखें जैसे ही मैंने प्राइस को थोड़े से कम करा तो आप देखें क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ी है, ऐसा ही हो रहा है। देखिए आप, मैंने जैसे ही प्राइस को पी से पी वन के ऊपर थोड़े से कम करा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ रही है, ऐसा ही हो रहा है, देखिएगा गाइस। प्राइस पी से पी वन पे कम होगी, क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। जब प्राइस पी से पी वन के ऊपर 10% से कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से क्यू वन के ऊपर ज्यादा से बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से मूवमेंट हो जाएगी ए से बी पे। अब आप मुझे जरा याद दिलाओ, किसी बच्चे को याद है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पुरानी प्राइस है ओपी, पुरानी प्राइस है ओपी, पुरानी क्वांटिटी है ए क्यू। तो पुराना रेवेन्यू क्या होगा, पुराना रेवेन्यू होगा ओपी ए क्यू। तो पुराना रेवेन्यू क्या है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे
ये देख रहे हैं, उनको याद आ जाए। पुराना रेवेन्यू ये वाला बॉक्स हो गया, OPAQ, ठीक है। सर नया रेवेन्यू क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। नई प्राइस क्या है? नई प्राइस है O से लेके P1 तक, नई क्वांटिटी है B से लेके Q1 तक। तो न्यू रेवेन्यू का जो बॉक्स है वो ये पूरा है। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है ना भाई? हो रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो इधर लिख दू OP1 BQ1, तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। ऐसा ही हो रहा है, राइट? अच्छा, अब आप मुझे बताएं एक बात। अब मैं इन इलास्टिक की डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सर ये एक प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। तो इधर लिखूं प्राइस P, ये हो गया पॉइंट A, नीचे आ गया क्वांटिटी Q। अब इन इलास्टिक में सब्सटीट्यूट कम है, तो मैं प्राइस को ज्यादा से बढ़ाऊंगा। तो देखें, ये प्राइस को मैंने ज्यादा से बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांड कितने से कम हो रही है? थोड़े से कम हो रही है। देखिएगा आप, मैंने प्राइस को ज्यादा से बढ़ाया, आप देखिए क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम हो रही है। और ये A से B के ऊपर क्या होगा, देखिए आप, प्राइस को ज्यादा से बढ़ाया, क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम हो गई। ऐसा ही है। सर प्राइस में आया है लार्जर चेंज, सर प्राइस में आया है लार्जर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में आया है स्मॉलर चेंज। यार ये कोई बच्चा बताएगा, ये A से B पे जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे प्लीज, ये A से B पे जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, याद है किसी को? इसको मूवमेंट कहते हैं, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताओ, पुराना रेवेन्यू क्या होगा? पुराना रेवेन्यू होगा OPAQ, पुरानी प्राइस है O और P, पुरानी क्वांटिटी है A और Q। तो ये जो पुराना रेवेन्यू है ये वाला बॉक्स हो गया, ठीक है। अब नया रेवेन्यू क्या होगा? नया रेवेन्यू होगा OP1BQ1। ऐसा ही है बेटा, क्योंकि नई प्राइस है O से लेके P1 तक, नई क्वांटिटी है B से लेके Q1 तक। तो आपका नया रेवेन्यू ये पूरा बॉक्स हो गया। ऐसा ही है, तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो बस अब आप एक को लिख दो डायग्राम 1, डायग्राम 2। आई गेस दिस इज योर डायग्राम 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी डायग्राम 1 है। और ये जो है यह है आपकी डायग्राम नंबर 2। अब कंक्लूजन रह गई, कंक्लूजन के 2 मार्क। बस अब दो लाइन और लिखूंगा, कंक्लूजन के मार्क लूंगा, दैट्स इट, एंड ऑफ द आंसर। अब मेरे पास जगह ही वैसे 3 लाइन ही बची है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, आ जाए देखते हैं जरा। टू कंक्लूड, इन माई ओपिनियन, प्राइसेस आर इन कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर, so he can so he can maximize his revenue accordingly, so he can maximize his revenue accordingly, but elasticity varies from individual to individual. For some, demand might be elastic, and for other and for other it might be and for other it might be inelastic, right? Okay, so I hope this is clear to everyone. Or for other it might be inelastic. Okay, so I hope this 8 marker question is clear to everyone. I have done it in quite detail. It's just for you guys. I'm writing the whole answer. आप लोगों का अंदाजा हो चुका होगा कि आंसर आईपैड पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेंसिल है, उसको आप स्क्रीन पे लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका हाथ दर्द हो जाता है। लेकिन इट्स माय ड्यूटी। तो आई थिंक इस 8 मार्कर क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर होगा, दिस इज आवर सेकंड 8 मार्कर क्वेश्चन, एंड आई होप कि नाउ you know how to write the answer, right? And how to, yes Zainab, A to B जो है ना वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है। सो अब आपको आंसर को और डायग्राम को, क्वेश्चन को कनेक्ट करना आ गया होगा, राइट? ओके, so thank you so much. We're gonna have our next class tomorrow inshallah, and we will do one more question tomorrow. ठीक है, thank you.